नमस्कार। मैं तेजकरण चौहान, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा, सह आचार्य इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की विजय के पश्चात आज के व्याख्यान में हम अलाउद्दीन खिलजी की सफलता में उसकी गृह नीति और उसके द्वारा स्थापित की गई शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन अपने समय का एक बड़ा योग्य प्रशासक, योद्धा और सेनापति था। साथ ही साथ जब हम उसकी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें ये आश्चर्य होता है कि उसने उस मध्यकालीन सामंती और पराक्रम के युग में किस प्रकार से अपनी गृह नीति और बाजार व्यवस्था को लागू किया, जिसकी बदौलत उसने वस्तुओं के बढ़ते हुए भावों को नियंत्रित किया और अपनी विशाल विजयों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई विशाल सेना के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था किस प्रकार से उसने की और उस विशाल सेना के रख रखाव और सैनिकों को देने के लिए आवश्यक विशाल धनराशि की व्यवस्था हेतु किस प्रकार से सफलतापूर्वक उसने कार्य किया और व्यवस्था स्थापित की। अलाउद्दीन खिलजी अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल रहा, ऐसा उसके द्वारा की गई क्रियान्विति के द्वारा समझा जा सकता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गृह नीति के तहत अलाउद्दीन ने अपना जो राजत्व सिद्धांत निश्चित किया वह उसकी सफलता का आधार बिंदु कहा जा सकता है। अलाउद्दीन ने राजनीति और धर्म दोनों को अलग रखने का प्रयास किया और उसमें वह सफल भी हुआ, जो उस मध्यकालीन युग में एक असंभव कार्य था। जिस प्रकार सुल्तान बलबन ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और स्थापित करने के लिए राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर जिस राजत्व सिद्धांत की स्थापना की थी, उसी राजत्व सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाया। उसका स्पष्ट मानना था कि सुल्तान की आज्ञा का पालन करना जनता का कर्तव्य है, क्योंकि सुल्तान की आज्ञा ईश्वर के प्रतिनिधि की आज्ञा होती है। इसीलिए वह यह भी कहता था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता, वे या तो उसके सेवक होते हैं या उसके प्रजाजन। डॉक्टर के.एस. लाल उसकी निरंकुशता के बारे में लिखते हैं कि फ्रांस के राजा लुई 14वें की तरह अलाउद्दीन अपने को राज्य में सर्वोपरि मानता था। उसके मंत्री और उसके अधिकारी किसी में भी अपने सुल्तान को सलाह देने का साहस नहीं होता था। वह केवल अपने विश्वस्त दिल्ली के कोतवाल अल्लाह उल मुल्क की सलाह को मानता था और केवल वही व्यक्ति सुल्तान को उसके कार्यों के उचित अनुचित के बारे में सलाह देने की हिम्मत रखता था। हम देखते हैं कि उस मध्य युगीन सल्तनत युग में
सुल्तान को प्रभावित करने वाले केवल दो ही वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग और दूसरा उलेमा वर्ग। अमीर वर्ग वह वर्ग जो सुल्तान को राजनीतिक मामलों में सलाह देता है और उनकी सलाहों के अनुसार सुल्तान राज कार्य चलाने की व्यवस्था करता है। और दूसरा वर्ग उलेमा वर्ग जो राज्य में धर्म के मामलों के दिशा निर्देश देते थे और धार्मिक व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करते थे। उलेमा वर्ग सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए शासन सुधारों को लागू करने में इस्लाम और शरिया का सहारा लेते थे और ये प्रयास करते थे कि सुल्तान उनके द्वारा दी गई सलाहों के अनुसार शासन करे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य की नीति निर्धारित करने में उलेमाओं का हस्तक्षेप वह कभी सहन नहीं करेगा। एक बार काजी मुगिसुद्दीन के साथ बातचीत करते हुए उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं नहीं जानता कि इस्लामी कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी के करने की आज्ञा देता हूँ। क़यामत के दिन मेरा क्या होगा मैं यह नहीं जानता। इस प्रकार अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसने धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। उसने धर्म में श्रद्धा और विश्वास रखने के साथ साथ धार्मिक मामलों में उलेमाओं की राय का सम्मान तो किया, परंतु उसने कभी भी राजनीति पर धर्म को हावी नहीं होने दिया या शासन कार्य राजनीति संबंधी समस्त मामलों को कभी भी उलेमाओं के हाथ में पूर्णतः नहीं जाने दिया। उसका राजत्व का सिद्धांत एक निरंकुश स्वेच्छाचारी सत्ता का विकास करना था, जिसमें वह पूर्णतः सफल रहा। अपनी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए अपने सुल्तान बनने के बाद ही उसके सामने कई ऐसी समस्याएं आई थी जिसकी वजह से उसने शासन की शक्ति के आधार स्तंभ अमीरों की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। क्योंकि उसे विशाल सेना की आवश्यकता भी थी, क्योंकि वह एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी व्यक्ति था और वह अपनी सत्ता को संपूर्ण भारत और भारत के बाहर भी फैलाने की इच्छा रखता था, जिसके लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी और विशाल सेना की व्यवस्था हेतु उसे विशाल धन राशि की आवश्यकता भी थी। अतः उसने प्रारंभ से ही अपनी नीति को इस प्रकार से निर्धारित किया कि राज्य का राजकोष सदैव भरा रहे और उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में धन संबंधी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और अमीरों की शक्ति को नियंत्रित कर वह अपनी निरंकुशता को भी सिद्ध कर सके। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी को अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा, उसे अपने भतीजे अकद खां, भांजे मोहम्मद उमर और मंगू खां, राजधानी में हाजी मौला इत्यादि ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने उसके प्रारंभिक शासनकाल में उसके खिलाफ विद्रोह किए और उसका ये मानना था कि ये सभी विद्रोह अमीरों के
सहायता या समर्थन के बिना नहीं हो सकते हैं। अतः उसने अपने विश्वस्त लोगों के साथ इन कारणों पर लगातार विचार विमर्श कर जो निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष इस प्रकार थे। सुल्तान का मानना था कि गुप्तचर विभाग की अयोग्यता की वजह से सुल्तान को अपने शासन अधिकारियों और जनता की गतिविधियों की सूचना समय पर नहीं मिल पाती है, इसीलिए वह आवश्यक कार्यवाही करने में असमर्थ है। दूसरा, अमीरों द्वारा दावतों और समारोहों का आयोजन उनके आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है और जहां षड्यंत्रों और विद्रोहों की योजनाएं तैयार होती है। नंबर 3, अमीर वर्ग के वैवाहिक और पारिवारिक संबंध जो उन्हें संगठित होने और एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि हम सामान्यतया ये मानते हैं कि किसी एक अंगुली पर चोट लगती है तो दूसरी अंगुली को दर्द होता है। इसी प्रकार चौथा, अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि अमीर वर्ग और सामान्य लोगों के पास अपार धन संपत्ति संग्रहित हो गई है, जिसकी वजह से वे विद्रोह के लिए आवश्यक साधन जुटाने में समर्थ हो जाते हैं और अत्यधिक धन की मात्रा मनुष्य के विद्रोही प्रवृत्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन विद्रोहों के कारणों का विश्लेषण करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इन कारणों को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए, जिनके माध्यम से उसने अमीर वर्ग की शक्ति को कुचलने का सफल प्रयास किया। उसके अध्यादेश जो जारी किए गए, उनमें पहला अध्यादेश था कि राज्य के द्वारा दी गई संपूर्ण अनुदान या माफ़ी की भूमि को पुनः जब्त करना आवश्यक है। हजारों परिवारों को इस प्रकार की भूमि प्राप्त थी, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक उद्योगहीन व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग राजधानी में उत्पन्न हो गया था जिससे बिना श्रम के जीविका का साधन मिला हुआ था। ऐसे लोगों के पास कुचक्रों में और षड्यंत्रों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय होता था। सुल्तान ने इस वर्ग को माफ़ी की भूमि के लिए कर देने को बाध्य किया और पदाधिकारियों को स्पष्ट कहा गया कि अधिक से अधिक कर वसूल किए जाएं। इस अध्यादेश का एक बड़ा अच्छा परिणाम निकला। बरनी लिखता है कि बड़े अमीरों, उच्च पदाधिकारियों और बड़े व्यापारियों को छोड़कर अन्य लोगों के घरों में सोना देखने को भी नसीब नहीं होता था। अलाउद्दीन का दूसरा अध्यादेश अपनी गुप्तचर व्यवस्था को संगठित करना और उसे सक्रिय बनाना था। गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से उसने अमीर वर्ग, बड़े अधिकारी, संभ्रांत नागरिक और नगरों, कस्बों, बाजारों और सरकारी कार्यालयों में होने वाले कार्यों पर कठोर निगरानी शुरू की। इस व्यवस्था के द्वारा उसने सभी प्रकार की राजनीतिक और गैर राजनीतिक व्यवस्था पर अंकुश लगा दिया और गुप्तचरों की देखरेख के लिए भी उनके ऊपर और छोटे गुप्तचर नियुक्त किए और उन्हें आदेश दिया कि सुल्तान के सुनने योग्य छोटी से छोटी घटना की भी रिपोर्ट निरंतर दरबार में भेजी जाए। उसका परिणाम यह निकला कि सामान्य लोगों और कर्मचारियों ने ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े अमीरों
और अधिकारियों ने भी आतंकित होकर बेकार, फिजूल या राजनीति और शासन के विरुद्ध बातें करना बंद कर दिया और आपसी गोष्ठियों, महफिलों में आने जाने से पूर्णतः बंद कर दिया। तीसरा अध्यादेश मादक द्रव्यों का उपयोग निषिद्ध करना था। स्वयं सुल्तान ने मदिरा पान छोड़ दिया और नाटकीय ढंग से शाही मदिरा पात्रों को जनता के सामने लाकर तुड़वा दिया, जिसका तात्पर्य था जनता को ये दिखाना कि स्वयं सुल्तान भी मदिरा पान नहीं करता है, अतः कोई भी व्यक्ति जो मदिरा पान करेगा उस पर कठोर कार्यवाही की जा सकती है। दिल्ली में मादक द्रव्यों को लाने पर रोक लगा दी गई और नगर की सीमा चौकियों में कड़ी व्यवस्था स्थापित की गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इन नियमों को भंग करने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई। यद्यपि थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें ढील भी दी गई थी कि लोग एकांत में अपने घरों में अकेले में शराब पी सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से महफिल के रूप में, गोष्ठी के रूप में सुरापान या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उसने अमीर वर्ग की राजनीतिक गतिविधियों को रोकने में सफलता प्राप्त की। चौथा अध्यादेश के तहत अलाउद्दीन ने अमीरों के परस्पर विवाह संबंधों और समारोहों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बिना सुल्तान की पूर्व स्वीकृति के अमीर लोग अपनी बहन बेटियों, पुत्र पुत्रियों का विवाह संबंध तय नहीं कर सकेंगे और ऐसे समारोह के लिए भी पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक कर दी गई। अर्थात कोई भी बड़े अधिकारी वर्ग यदि अपने पुत्र पुत्रियों के शादी, विवाह और उसके लिए सामाजिक समारोह और दावतें करना चाहेंगे तो उन्हें पहले सुल्तान या दरबार की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अध्यादेशों के माध्यम से संपूर्ण संभ्रांत अधिकारी वर्ग और अमीर वर्ग को नियंत्रित किया और उनमें एक प्रकार का भय बैठा दिया कि बिना सुल्तान की इच्छा के, बिना सुल्तान की मर्जी के राजधानी में कुछ भी किया जाना शासन की अवहेलना करना या सुल्तान की अवहेलना करने के बराबर होगा और इसके लिए उन्हें कठोर दंड की व्यवस्था भी स्थापित की गई और ऐसा करने पर उन्हें कठोर दंड दिए जाएंगे। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व और लगान व्यवस्था के बारे में भी एक सुंदर व्यवस्था स्थापित की। अपनी निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था को लागू रखने, साम्राज्यवादी नीति को क्रियान्वित करने और मंगोलों के होने वाले आक्रमणों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता भी थी और इसके लिए उसे प्रतिवर्ष अपार धन की ज़रूरत भी थी। इन ज़रूरत को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने राजस्व और लगान व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि उसके अध्यादेशों का परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ा जो राज्य की सेवा किए बिना ही वर्षों से माफ़ी की भूमि का उपयोग करते आ रहे थे। अब उन सभी को अपनी भूमि के लिए अन्य लोगों की भांति कर चुकाना अनिवार्य किया गया। प्रोफेसर UN डे का मानना है कि सुल्तान ने इस प्रकार की भूमि उन्हीं के पास छोड़ी जो सरकारी सेवा में थे या जिन पर सुल्तान की विशेष कृपा रही, परंतु ऐसे लोगों को दी गई भूमि का भी पूरा विवरण
राजधानी में रखा गया। इस प्रकार के कदम के पीछे अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य समस्त भूमि पर सुल्तान के भू स्वामित्व को स्थापित करना और उससे अत्यधिक भू राजस्व प्राप्त करना था। परंतु उसका ध्येय कुछ भी हो, परंतु उनको लागू करने से राज्य की आय में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई। अलाउद्दीन के सुधारों का दूसरा प्रहार मुकद्दम, खुत, चौधरी आदि लोगों को सहन करना पड़ा, जिनमें अधिकांश लोग हिंदू थे और वंश परंपरा से लगान वसूल करते चले आ रहे थे। इन लोगों को अपनी भूमि का कर अदा करने के बारे में काफ़ी रियायतें प्राप्त थी, परंतु अलाउद्दीन का ये मानना था कि ये लोग किसानों से जो कर वसूल करते हैं उसे पूर्ण रूप से राजकोष में जमा नहीं करते हैं और अपनी भूमि का कर भी वे दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। परिणाम स्वरूप उनके पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया है और वे अमीराना जीवन व्यतीत करते हैं और ये धन की मात्रा ही उन्हें विद्रोह की तरफ प्रेरित करती है। सुल्तान ने उनकी रियायतों को समाप्त किया और अन्य किसानों की भांति उनसे भी कर वसूल किए जाने लगे और उनके लिए उन्हें विशेष वेतन भी प्रदान किए गए। उन लोगों को पहले की तरह कर वसूली का कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। बर्नी लिखता है कि चौधरी, खुद और मुकद्दम अब इस योग्य न रह गए कि वे घोड़ों पर चढ़ सके, अच्छे वस्त्र पहन सके और पान का शौक पूरा कर सके। गरीबी के कारण उनकी स्त्रियों को पड़ोसी मुसलमानों के घरों में नौकरानियों की तरह कार्य करना पड़ा। अलाउद्दीन का अगला कदम भूमि कर की दर में वृद्धि करना था। अलाउद्दीन देश के साधनों का शोषण करने यन के प्रकरण अपने राजस्व की वृद्धि करने का इच्छुक था। उसने कुल उपज का लगभग आधा भाग राज्य कर के रूप में निश्चित किया। लगान व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण सुधार भूमि की नापजोख कराकर लगान वसूल करना था। भूमि की नापजोख के लिए ईमानदार राजस्व अधिकारी नियुक्त किए गए और संपूर्ण पुराने कागजातों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की गई। लगान जिन्स के रूप में वसूल किया जाने लगा। लगान के अलावा उसने मकान कर और चराई कर नामक दो नए कर भी लगाए। विद्वानों का ये मानना है कि चराई कर केवल दूध देने वाले पशुओं के लिए निर्धारित किया गया। हिंदुओं से जजिया, सिंचाई कर और आयात निर्यात कर भी वसूल किए गए। इन नए करों के फलस्वरूप राज्य की आय का 75% भाग सरकार को करों के रूप में होने लगा, जिससे उन किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। यह संयोग की बात है कि लगान वसूल करने वाले वंशानुगत पदाधिकारी और किसान अधिकांश हिंदू वर्ग से थे। इस आधार पर सुल्तान पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि उनके राजस्व सुधारों का उद्देश्य हिंदुओं को कुचलना था। राजस्व और लगान संबंधी नए नियमों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान मुस्तक राज नामक एक नया विभाग भी स्थापित किया, जिसमें हजारों नए कर्मचारी भर्ती किए गए। इस विभाग में भ्रष्टाचार और घूसखोरी को रोकने की दृष्टि से इसके कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन दिया गया और बेईमानी करने वाले कर्मचारियों पर कठोर दंड की व्यवस्था अपनाई गई। बर्नी लिखता है कि लोग लगान कम अधिकारियों और कर्मचारियों से इतनी नफरत करने लगे कि कोई व्यक्ति उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए भी तैयार नहीं होता था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपनी इन अध्यादेशों के माध्यम से राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि की और उस वृद्धि से वह एक विशाल सेना का निर्माण कर सका।
और विशाल सेना की सहायता से वह अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं और उत्तर पश्चिम से होने वाले मंगोलों के आक्रमण को नियंत्रित कर सका। अन्य सैनिक व्यवस्था और अन्य बिंदुओं पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।